Hello everyone, I welcome you all to Toppers Club. As we all know, SSC ने अपनी ऑफिशियल डेट्स आउट कर दी हैं एग्जामिनेशन की. अब बिना समय बर्बाद किए हमारी क्या टू द पॉइंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रीजनिंग की, उसे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले जो बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो है उसका सिलेबस. तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस. और इस बार जो सरप्राइज एसएससी ने दिया था वो था 3 नए टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिले थे, जो कि फर्स्ट टाइम हमें देखने के लिए मिले हैं एसएससी के एग्जामिनेशंस में. वो थे क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी और इनइक्वालिटी के सवाल. अगर आप सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस इनने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा था सिलेबस में. बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ अपडेट होके सिलेबस आया था. ये जो सिलेबस है वो 5-6 साल से सेम ही कॉपी पेस्ट हो रहा है, पर जो सवाल हैं वो हमें पहली बार देखने के लिए मिले क्योंकि मेंस हमारा पहली बार हुआ था. ठीक है. डाटा सफिशिएंसी के भी जो क्वेश्चंस थे वो सिटिंग अरेंजमेंट पे ही बेस्ड थे. मतलब अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो आप उन सवालों को अप्रोच कर सकते थे. और इनइक्वालिटी को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है. ये है आपका मेंस का सिलेबस. अब इसमें जो इन्हें थोड़ी एक स्मार्ट चीज़ की है वो क्या की है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है अदर सब टॉपिक्स इफ एनी. तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएँ. ठीक है. बट एक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है वो क्या है, अगर आपका एग्ज़ाम लेवल ये है तो हमें इस लेवल की तैयारी करनी है. हमें डायरेक्ट इस लेवल पे नहीं जाना, इररेलेवेंट चीज़ों के पीछे नहीं भागना है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एसएससी का एग्जामिनेशन है और आप बैंकिंग लेवल के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. इस चीज़ को डिटेल में हम कभी और डिस्कस करेंगे. बट वो चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं होती क्योंकि यहाँ जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है और जो बैंकिंग एग्ज़ाम में टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत अलग होता है. तो बिल्कुल ये नहीं करना है कि आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और या फिर सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप कर रहे हैं बैंकिंग मेंस लेवल के सवाल. तो इररिलेवेंट नहीं पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है बट एक रेलेवेंस ऑर्डर में पढ़ना है. ठीक है. अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में प्री में कितने सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं. इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए. तो जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक सवाल 2 मार्क का होता है. और जो मेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 30 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है. अब क्या होता है एग्जाम में, हमेशा जो हम बोलते हैं ना एक एक नंबर की वैल्यू होती है. तो वो जो स्कोर है वो आप रीजनिंग में एक ईजी वे में स्कोर कर सकते हैं. मतलब आप जल्दी से चीज़ों को समझ के कैसे मैक्सिमम स्कोर यहाँ से कर सकते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है. इसलिए रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना कि चलो ये तो ईजी है, बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं. हर एक सवाल, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हर एक सब्जेक्ट में हर एक जो क्वेश्चन है उसका वेटेज सेम है. तो जो हमें बोलते हैं ना जो इजी चीज़ है उसे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, उसमें तो हमें फुल स्कोर करना ही है. तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रीजनिंग में तो हमें फुल स्कोर करना ही है और वहीं से हम एक एज ले सकते हैं. ओके. अब अगली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैप्टर वाइज वेटेज. सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कोई भी टॉपिक ऐसे रैंडमली उठा के उसे स्टार्ट नहीं कर देना. जैसे हम स्कूल में करते हैं, एक इंडेक्स हमें दिया होता है और हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है. ये गलती आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं करनी. हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि पहले कौन से टॉपिक्स हमारे लिंक्ड हैं. ठीक है. एक चैप्टर अगर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है तो पहले उनको साथ में करना है और जिसका वेटेज ज़्यादा है हमें पहले वो चीज़ें करनी है. अब
इसके बीच में मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है? उसमें कई डाउट्स ऐसे आते हैं या फिर कई सजेशंस बोल लीजिए, ऐसे सजेशंस रहते हैं कि मैम काउंटिंग ऑफ फिगर्स करा दो, क्यूबॉइड्स करा दो, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, कैलेंडर के क्वेश्चंस करा दो, ठीक है? अब हमारा जो फोकस होना चाहिए ये है वो टॉपिक्स, क्या है उनका वेटेज, क्या मेंस में एक भी सवाल पूछा गया है, क्या उससे पहले प्री में भी पूछा गया है, उसके पहले प्री में भी पूछा गया है। डेफिनेटली हमें सारे टॉपिक्स को अप्रोच करना है, इसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रही, हमें हर एक चैप्टर करना है, पर हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? क्या आपको पहले वो चैप्टर कराए जाने चाहिए जिनके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, या फिर आ गया तो एक सवाल आ सकता है, या फिर पहले हमें वो चैप्टर करने चाहिए जो हमें पता है कि शॉर्ट इसका सवाल आने ही वाला है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने सबसे पहले क्या उठाया था, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चंस थे? 2 क्वेश्चंस थे, और उसके बाद जो हम अगला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो है इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग इज द बेसिक, ठीक है? इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड हुआ था? अल्फाबेट कोडिंग इंक्लूड थी, नंबर कोडिंग इंक्लूड थी। अब जब बात आती है, अगर आप ध्यान से मेंस का पेपर उठा के देखेंगे तो एनालॉजी, ठीक है, और हमारा ये ऑड वन आउट और एनालॉजी में इस ही पैटर्न पर, ऑड वन आउट क्या होता है आपका, कोई कौन सा आपका जो चीज़ है जो ऑड है उसमें से, उसमें अल्फाबेट कोडिंग का एक सवाल था। एनालॉजी में एक अल्फाबेट कोडिंग और एक नंबर कोडिंग का सवाल था कि ये पैटर्न है, अगर आपने नंबर कोडिंग को ठीक से कर रखा है तो वहां पे आपको उसका भी एक सवाल देखने के लिए मिला। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से ही हमारे कितने क्वेश्चंस बन गए थे? 2 क्वेश्चन तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चन हमें एनालॉजी में देखने के लिए मिले, और जो एक क्वेश्चन था वो हमारा ऑड वन आउट में था अल्फाबेट सीरीज का, ठीक है? कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। इनइक्वालिटी हम खत्म कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन हो गए? +1। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है 6 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, कितने में से 30 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। मैथ सब पढ़ रहे हैं, 6/30 कितना हो गया? 1/5। 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो हम 30% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या रीजन है उस चीज का? एक सर्टेन टाइम के बाद ना हम मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि वहां पे आप जाके डीमोटिवेट हो कि अब मैं अगर पहले उठा के आपको करा देती, अगर जैसे कि कमेंट्स में मुझे देखने के लिए मिलता है, मैं आपको करा देती डाइस एंड क्यूब्स, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कितने क्वेश्चन है इसके? मेंस में तो एक भी, यहाँ पे जाएंगे, क्या इसमें मेंस का एक भी क्वेश्चन है? टाइम इसमें पूरा इन्वेस्ट करेंगे, बट वहां पे जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि एक भी सवाल नहीं हो रहा मेरा, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैं कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के आपको एक डीमोटिवेट वाली साइड में नहीं ले जाना चाहती, ठीक है? तो इस चीज को आप भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर आप खुद का भी एक शेड्यूल बना रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाओ कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के मत पढ़ो, पहले जिसका वेटेज ज्यादा है और जिसमें टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होगा। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं, हम अगर नॉन वर्बल वाली बात करते हैं, नॉन वर्बल जो हमारा पार्ट है रीजनिंग का, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके जो सवाल हैं, इन्हें आपको समझने में या फिर प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जो ये वाला टाइम है उसे वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है जिन चीज़ों को हमें समझने में समय लगने वाला है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को। दूसरी चीज़ जो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिली, स्टेटमेंट कंक्लूजन को लेके, कि हम स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस करें। डेफिनेटली हम इसे स्टार्ट करेंगे,
पर इसे भी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो है आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। अब ये वाले जो चैप्टर होते हैं इसे मैं ऐसे नहीं कर सकते कि हमने आज शुरू किया और हम 10 दिन या फिर 1 हफ्ते, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, सिर्फ कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, अगर मैंने आपको एक एडिटोरियल दे दिया या फिर एक पैसेज दे दिया और मैंने आपको बोला पढ़ो इसे 1 घंटे, डेली हम वही चीज़ कर रहे हैं रीजनिंग में, तो क्या वो चीज़ आप उतनी जल्दी या फिर 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे का हमारा जो सेशन होता है, क्या आपको वो चीज़ एक टाइम के बाद बोरिंग नहीं लगने लगेगी? यहाँ पे हमें सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे हमें अपनी एक थिंकिंग एबिलिटी को बिल्ड करना है, वो आपकी धीरे धीरे बिल्ड होगी। तो मेरा प्लान यही है कि इसके जो सेशंस होंगे, एक टॉपिक हम कोई दूसरा स्टार्ट करेंगे और उसके साइड बाय साइड हमारा जो स्टेटमेंट अजम्पशन है उसका जो भी सेशन होंगे वो हम उन्हें कंटिन्यू कर रहे होंगे, ताकि आप उससे बोर ना हो और आप उस चीज़ को समझ पाएँ। स्टेटमेंट कंक्लूजन में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जितना भी कर रहे हैं ना, उससे कुछ सीख रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा टाइम देके और उससे कुछ नहीं सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। डेली चाहे आप आधे घंटे उसके सवाल करें, पर उस टाइम पे माइंड एकदम एक्टिव होना चाहिए। आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, इससे हमें क्या कंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए स्टेटमेंट अजम्पशंस को लेके। और अगली चीज़ जो थी डाटा सफिशिएंसी, देखिए इस बार जो आपको सवाल पूछे गए थे डाटा सफिशिएंसी के, वो कुछ ऐसे थे जो कि सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड थे, ठीक है। पर अगर आप डाटा सफिशिएंसी को समझेंगे, डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्या आपका डाटा सफिशिएंट है इस चीज़ को आंसर करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके जो सवाल होंगे वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट पे ही बन सकते हैं, ये आपके किसी भी टॉपिक पे बन सकते हैं, रैंकिंग पे भी बन सकते हैं, बाकी भी हम कोई भी टॉपिक उठा के उससे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो पहले आपको बाकी टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद ही हम डाटा सफिशिएंसी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपनी अगली चीज़ पे। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी किसी भी चैप्टर को लेके, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है किसी भी चैप्टर के बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक टॉपिक किया उसके एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस करने लगे। सबसे पहली चीज़ है उस चैप्टर को बेसिक से क्लियर करें ताकि उसमें आपका कोई भी डाउट ना बचे। उसके बाद जो अगली चीज़ है, प्रैक्टिस करनी है, जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स उस पर बन सकते हैं। अगर आपने नंबर कोडिंग और अल्फ़ाबेट कोडिंग का सेशन देखा है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि सारे डिफरेंट पैटर्न के थे, वो हमने इंक्लूड किए थे, ठीक है। उसे आप खुद, और वो सिर्फ 1 साल के थे, अगर हम और उसमें बैक जाएंगे तो और भी काफ़ी नए पैटर्न हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो पहली चीज़ क्या है, क्या आपने प्रीवियस ईयर के सारे पैटर्न कर लिए हैं? तो जो नेक्स्ट चीज़ है, टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, जितने भी पैटर्न उसके बन सकते हैं उसे सॉल्व करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ कर रहे होंगे आप, वो क्या होगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिक्स्ड प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप खुद को जज कर पाएँ, खुद का लेवल देख पाएँ कि क्या आप अलग पैटर्न के जो सवाल जब आपको मिक्स करके दे रखे हैं, क्या आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट योरसेल्फ बाय PYQs। आपको किससे टेस्ट करना है खुद को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसके बिना आप हाई लेवल क्वेश्चंस पे ना जंप करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए। और अगर आप ये 4 चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको कहीं और भागने की। बट स्टिल अगर आपको फिर भी हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी ही है तो ये 4 स्टेप होने के बाद अपना आप वो 5th स्टेप रख सकते हैं। बट ये चीज़ें मोर देन इनफ है, पहले ये चीज़ें करें और उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। ओके, आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगर आपको सच में ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो इसे आप डेफिनेटली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, बाय।